हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में। सबसे हमने अभी लास्ट 2 वीडियोस जो अपलोड किए हैं, आप एक बार चेकआउट करना। उसमें मैंने फंडामेंटल राइट्स और आपको रिट्स के बारे में पढ़ाया है। अब मैं आपके लिए डीपीएसपी वीडियो इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, देखो, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तीनों ना एक दूसरे से कोरिलेट हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट्स हैं, ये काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। बिना एक के दूसरे का काम नहीं चलने वाला। मतलब अगर मैं बात करूं कि फंडामेंटल राइट्स अपना काम नहीं कर रहे हैं तो डीपीएसपी फेल है उसके आगे, और डीपीएसपी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे तो फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं कि अपना देश क्या, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, अगर आपको तीनों तरह से जस्टिस चाहिए, मतलब आपको जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लोग अगर आपको जस्टिस, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली अगर आपको जस्टिस चाहिए, तो आपको इन दोनों को ही मिलकर काम करना पड़ेगा। मतलब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो पे नया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, और अगर आपके आसपास कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है और आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने के लिए बनता है तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ और बेसिक चीजें हैं जो कि मैं डीपीएसपी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखो, फंडामेंटल राइट्स थोड़ा सा कंपैरिजन लेकर चलेंगे। फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3 में और डीपीएसपी आता है पार्ट 4 में। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये जो डीपीएसपी है ना, ये चैप्टर 4 यानी कि पार्ट 4, और ये जो डीपीएसपी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये सारी जितने भी इसमें आर्टिकल हैं डीपीएसपी में, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल हैं इसमें। और इसमें हर एक आर्टिकल में ये बात कही गई है कि ये जो सारे आर्टिकल है ना, ये गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं। मतलब डीपीएसपी का मतलब क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ। डीपीएसपी का मतलब ये है कि डीपीएसपी सरकार से कह रही है, सुप्रीम, मैं यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जीक्यूटिव, देखो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेजिस्लेटिव कौन होते हैं, पार्लियामेंट होती है, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा जो कि अपने कानून वगैरह बनाते हैं। तो ये जो है 3 तरह की कैटेगरी होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो डीपीएसपी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के लिए है सिर्फ, इसमें जुडिशरी का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, इसमें डीपीएसपी सरकार से यह कह रही है कि अगर आप ऐसा कोई भी कानून बनाते हो, कोई भी कानून आप बनाते हो, तो मैं चाहता हूं, मतलब डीपीएसपी कह रहा है सरकार से कि मैं चाहता हूं कि अगर आप ऐसा कोई भी कानून बनाते हो तो आप एक बार मुझे जरूर पढ़ लो। मतलब एक सजेशन देता है। मतलब कई बार होता है ना कि आप अपने दोस्त से भी कहते होगे, अगर तुम ऐसा काम करने जा रहे हो तो एक बार मुझसे सलाह ले लेना, मतलब सजेशन ले लेना। हो सकता है मैं तुम्हें कुछ बेटर आइडियाज दे सकूं, बेटर चीजें बता सकूं, या कुछ अच्छी बातें बता सकूं, कुछ बुरी बातें बता सकूं। उसी तरह से सरकार से डीपीएसपी कह रहा है कि अगर आप कोई भी ऐसा कानून बनाते हो तो आप एक बार मुझसे जरूर डिस्कस कर लेना, मतलब मुझे जरूर पढ़ लेना, ताकि मैं आपकी मदद करूंगा एक अच्छा कानून बनाने में। ठीक है, ये डीपीएसपी में बात कही कि अगर आपको एक अच्छा कानून बनाना है तो आप मुझे जरूर पढ़ लो। ये डीपीएसपी अपनी बात कह रहा है। ठीक है, अब ये जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेड थे, लीडर थे, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, तो उन्होंने इस डीपीएसपी को एक निकनेम भी दिया है, उसका नाम है नोवल फीचर्स। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का, मतलब डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है वो हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब कुछ कंपैरिजन है। कंपैरिजन क्या है, मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में थे और डीपीएसपी पार्ट 4 में है। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक बात करी गई और डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक की बात करी गई है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिएबल इन नेचर है और डीपीएसपी नॉन जस्टिएबल इन नेचर है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई जस्टिएबल और नॉन जस्टिएबल का मतलब क्या है। एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, तो जब दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलने वाला है, तो दोनों ही जस्टिएबल होने चाहिए ना। तो एक जस्टिएबल इन नेचर और दूसरा नॉन जस्टिएबल इन नेचर है। इसका क्या मतलब है, तो गाइस देखो, जस्टिएबल का मतलब आप समझ रहे होगे। जस्टिएबल जो कि आपके राइट्स को, आपके जो आर्टिकल्स में चीजें बताई गई उन हर एक आर्टिकल को
जस्टिफाई कर रहा हो, आपके जो राइट्स हैं उनको न्याय दिला रहा हो। फंडामेंटल का हर एक आर्टिकल ये चिल्ला कर कह रहा है कि अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट छीनता है, अगर आपकी राइट्स कोई भी वायलेट कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आराम से जा सकते हो और अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये फंडामेंटल के हर एक आर्टिकल में आपको ये बात सुनने को मिलेगी कि ये फंडामेंटल राइट अगर आपका कोई छीनता है तो आप सीधे कहां, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, चाहे गवर्नमेंट हो और चाहे कोई भी हो। ये बात फंडामेंटल राइट्स में आप बहुत बार सुनने वाले हो, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको ये बात सुनने को मिलेगी। लेकिन डीपीएसपी क्या कह रहा है कि मैं नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर हूं, मतलब कि अगर आपके कोई भी, मतलब डीपीएसपी, देखो डीपीएसपी है क्या, डीपीएसपी क्या काम करता है, डीपीएसपी मतलब जो अपने समाज में इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है। मतलब आप समझो डीपीएसपी क्या काम करता है, डीपीएसपी समाज में इक्वालिटी मेंटेन रखने की कोशिश करता है, मतलब वो इनइक्वालिटी रिमूव करने की कोशिश पूरी करता है। लेकिन डीपीएसपी पर किसी का जोर नहीं है। मतलब देखो डीपीएसपी मैंने आपको बताया, डीपीएसपी किसके लिए, ये पार्लियामेंट के लिए और एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो भी गवर्नमेंट है ना, उसके लिए डीपीएसपी काम करता है। इसमें जुडिशरी की कोई भी बात नहीं की जाएगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी रोल नहीं है। तो डीपीएसपी किसके लिए काम कर रहा है, सरकार के लिए। तो डीपीएसपी सारी चीजें किसको सजेस्ट कर रहा है, सरकार को सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि कानून कौन बना रहा है, सरकार बना रही है, यानी पार्लियामेंट बना रही है। तो डीपीएसपी सरकार को सजेस्ट कर रहा है ना, हर चीज फोर्स नहीं कर रहा है। और सरकार अपने लेवल पे जब भी कोई कानून बनाती है तो ऑब्वियसली वो डीपीएसपी को पढ़ती है और एक अच्छा कानून बनाती है। वो अपने लेवल पे कोशिश करती है कि एक ऐसा कानून बनाए जिसमें डीपीएसपी के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो ऐड किए जाएं, ठीक है। लेकिन फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको बार बार एक ही बात कही डीपीएसपी में कि डीपीएसपी सरकार को कानून बनाने में मदद कर रही है कि आप जब भी कानून बनाओ आप मेरे प्रिंसिपल्स मुझे पढ़ो, मेरे अंदर कोई भी अच्छे प्रिंसिपल्स हैं उनको ऐड करो उस कानून में, ठीक है। आपको अगर वो प्रिंसिपल्स अच्छे लगते हैं तो आप डेफिनेटली ऐड करो, और नहीं अच्छे लगते हैं तो मत ऐड करो। मतलब फोर्स नहीं कर रहा है डीपीएसपी सरकार को। तो सरकार भी भाई अच्छे कानून बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के ऊपर जबरदस्ती नहीं है। सरकार कोशिश करती है समाज के लिए अच्छा काम करने की, सरकार कोशिश करती है इस समाज को सोशली और इकोनॉमिकली, मतलब पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इक्वल प्रूव करे, मतलब इक्वलिटी मेंटेन रखे, किसके थ्रू, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कोशिश पूरी करती है। तो लेकिन बाउंडेड नहीं है सरकार इस चीज को लेकर। तो इसलिए, और अगर सरकार कोशिश कर रही है, और सरकार किस तरह से कोशिश कर रही है मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, सरकार बाउंडेड नहीं है। तो अगर सरकार कहीं भी फेल होती है भाई, वो इक्वालिटी मेंटेन रखने की पूरी कोशिश कर रही है, बट अगर वो नहीं कर पा रही इक्वालिटी मेंटेन, तो जबरदस्ती नहीं है। और अगर वो नहीं कर पा रही तो ऐसा नहीं है कि भाई आप सरकार के खिलाफ केस करने कहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वो आपके लिए परमिशन नहीं है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, और यही डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट जस्टिफिएबल इन नेचर और डीपीएसपी नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर है, ठीक है। इसमें फंडामेंटल राइट्स में आप आराम से सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, आप जिसके खिलाफ केस करना है आप करो, कुछ भी है। लेकिन आप डीपीएसपी के लिए आप कहां, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी जस्टिस, क्योंकि उसमें जुडिशियल पावर है ना, उसका कोई भी रोल नहीं है। डीपीएसपी सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को एक अच्छा कानून बनाने में मदद करती है, यही काम है सिर्फ और सिर्फ डीपीएसपी का। डीपीएसपी में ऐसी चीजें, ऐसे प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं कि देश में जब भी कोई कानून बनाया जाएगा तो वो डीपीएसपी को जरूर पढ़ ले। तो ये सारा का सारा डीपीएसपी का जो खेल है वो सरकार के आसपास है, जुडिशियल पावर के अंडर में नहीं आता कुछ भी। अब एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। अब फंडामेंटल राइट्स का एक एग्जाम्पल देता हूं, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है, देखो चाइल्ड लेबर में ये आपने फंडामेंटल राइट्स अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने जस्ट कुछ टाइम पहले वीडियो अपलोड किया है, परसों का, आप एक बार चेकआउट कर लेना। उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। चाइल्ड लेबर में फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर क्या है कि सरकार एक राइट टू एजुकेशन है अपना, ठीक है, उसमें सरकार कह रही है कि हर बच्चे को, यानी कि 14 साल तक के बच्चे को, मतलब सरकार का हक बनता है कि फ्री और एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो चाइल्ड लेबर को वो कहीं ना कहीं बहुत मतलब खिलाफ है उस चीज के। और अगर कोई जबरदस्ती काम करवाता है, चाइल्ड लेबर करवाता है, तो आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, वहां पर आपको जस्टिस मिलेगा इस चीज को लेके।
लेकिन अगर आर्टिकल 38 की बात करूं, इनइक्वालिटी, जो आर्टिकल 38 में बात करेगी इनइक्वालिटी को लेके, उसमें वो इक्वालिटी मेंटेन रखने की कोशिश कर रही है। अगर वो इक्वालिटी मेंटेन नहीं रख पा रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे। यही है डिफरेंस फंडामेंटल और डीपीएसपी का, यही कंपैरिजन था। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू इस डीपीएसपी में अगर आप, चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप मुझसे ये पूछते हो ना क्या कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले, मतलब मैं बात करूं खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, खुद के नियम, खुद के कानून लागू होने से पहले, पहले जो कानून बनते थे ब्रिटिश के टाइम पर, क्या तब भी डीपीएसपी नाम की जैसी कोई चीज थी? तो मैं कहूंगा डेफिनेटली थी, और उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये ब्रिटिश के टाइम पर ये एक तरह की बुक थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये सेम थी किसके थ्रू, किसके जैसी, डीपीएसपी के जैसी सेम, और ये थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया कि यानी जो अपना डीपीएसपी है, ये देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव यानी लोकसभा राज्यसभा, जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन इसमें डीपीएसपी सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए यानी गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट आएंगी, सिर्फ एक्सेप्ट जुडिशरी नहीं रोल प्ले करेगी। ठीक है, एक्सेप्ट जुडिशरी आर्टिकल 12। और अगर मैं बात करूं जुडिशरी की, तो डीपीएसपी जुडिशरी के लिए नहीं है। और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इसमें हम पढ़ने वाले हैं, और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव की हम पावर्स को भी जानेंगे, और इसमें हम एक अच्छी राजनीति कैसे चलाई जाती है, कैसे कानून बनाए जाते हैं, एक अच्छी राजनीति कैसे की जाती है एक अच्छी तरह से, और देश को कैसे चलाया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो डीपीएसपी किसके लिए, स्टेट यानी गवर्नमेंट के लिए, और ये सरकार को एक विजन देती है कि आप एक अच्छे देश को अच्छे कानून बनाकर किस तरह से लोगों के बीच इक्वालिटी बनाकर कैसे चल सकते हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी क्या काम कर रही है, सरकार को एक विजन दे रही है एक अच्छे देश को बनाने में। अब हम आगे चल रहे हैं। अब गाइस अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो मुझे पता है कि अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो मुझे पता है आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा। तो अगर आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है पॉलिटी पढ़ने में, तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हो। ठीक है, और कुछ चीजें अब है, आगे हम बढ़ते हैं। ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स आस्क, अब इसमें क्या हुआ भाई, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी या उसमें डीपीएसपी आया तो लोगों ने बी.आर. अम्बेडकर जी से पूछा भी कि भाई आप मुझे बताओ डीपीएसपी क्या है। तो इसमें भी बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी यही कहा कि इसमें सिर्फ इतनी सी बात कही है कि जब भी सरकार कुछ ऐसा कानून बनाती है तो वो एक बार डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को उस कानून में जरूर ऐड करे, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, डीपीएसपी जो है वो सिर्फ एक सोसाइटी के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं, फंडामेंटल राइट्स पूरे हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। लेकिन डीपीएसपी जो भी काम करेगी, यानी डीपीएसपी को मद्देनजर रखते हुए सरकार जो भी काम करेगी वो एक सोसाइटी के लिए काम करेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगी, एक बड़ी कम्युनिटी के लिए काम करेगी, एक रिलीजन के लिए काम करेगी। ठीक है, देश की एक जनता के लिए काम करेगी, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए काम नहीं करेगी। ठीक है, और डीपीएसपी को क्या कहा जाता है, कलेक्टिव और सोशल प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक और बात। जैसे यहाँ के कुछ एग्जांपल्स और बताए गए हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, पॉलिटिकली जस्टिस देते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने आपको ये चीज बताई ना कि भाई एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड हैं ये। फंडामेंटल राइट्स क्या काम करते हैं, पॉलिटिकली जस्टिस देते हैं, और डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस देते हैं। और ये जस्टिस कैसे देते हैं ये भी मैं आपको आगे आने वाले हर एक राइट में बताने वाला हूं। एग्जाम्पल में मैं बताऊं, पॉलिटिकल जस्टिस हो गया अनटचेबिलिटी, या रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनटचेबिलिटी छुआछूत, पॉलिटिकली जस्टिस यानी कि पॉलिटिकली सरकार भी आपके साथ छुआछूत जैसी, अनटचेबिलिटी जैसी कोई भी बात नहीं कर सकता, जो कि आर्टिकल 17 में आती है। या आर्टिकल 25 की बात करूं कि सरकार भी आपके धर्म को बढ़ावा, आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हो, आप अपने धर्म से, अपने भगवान से इंटरलिंक्ड हो सकते हो, आप अपने धर्म की पूरी तरह से बढ़ोतरी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बढ़ावा कर सकते हो। सरकार आपके धर्म को पूजने से आपको नहीं रोक सकती, तो पॉलिटिकली, और कोई भी नहीं रोक सकता। तो पॉलिटिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपको पॉलिटिकली न्याय दिला रहे हैं। और डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे दिला रहे हैं, सोशली, कि वो समाज में इक्वालिटी मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करती है।
तो ये सोशली आपको न्याय दिलाया। इकोनॉमिकली कैसे होता है कि कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसी कम्युनिटी होती हैं, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, स्पेशली वो SC ST वाले लोग होते हैं या कई ऐसे मैन एंड वुमेन होते हैं। तो सरकार क्या करती है, ऐसे लोगों को या जो लोग थोड़े से पीछे हैं वो लोगों को आगे बढ़ने के लिए कई ऐसी योजनाएं लेकर आती है कि उनको उनके खाते में पैसे भेज देती है या उनको स्पेशल बेनिफिट्स देती है। SC ST में मैं बताऊं, काफ़ी जो गरीब बच्चे होते हैं SC ST में, वो सरकारी फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए फीस बहुत ज़्यादा कम होती है, उनके लिए कोटा रिजर्व करके रखती है। तो क्या कर रही है, इकोनॉमिकली भी वो लोगों को इक्वल मेंटेन रखने की कोशिश कर रही है कि मान लो जनरल कैटेगरी के बंदे बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, और SC ST के बंदे बहुत ज्यादा पीछे हैं, वो किस वजह से आगे नहीं आ पा रहे हैं, किस वजह से अपने टैलेंट को आगे नहीं रख पा रहे हैं, वो है कि उनके पास पैसा नहीं है। तो सरकार क्या करती है, उनको स्पेशल कैटेगरी दे रही है, स्पेशल स्टेटस दे रही है, स्पेशल वैल्यू दे रही कि हम तुम्हें कम मार्क्स में या तुम्हें पैसा देकर या तुम्हें मतलब थोड़ा सा पुश करके कोशिश करते हैं कि उस जनरल कैटेगरी के बराबर लाकर खड़ा कर सकें। तो इस तरह से वो इकोनॉमिकली और सोशली मेंटेन रख रही है इक्वालिटी, वो कोशिश कर रही है, ठीक है, मतलब वो अपनी पूरी दम लगा रही है। लेकिन अब मान लो मैं SC ST में, मैं पीछे हूं, मैं फाइनेंशियली वीक हूं, सरकार भाई मुझे पैसा भी भेज रही है कि भाई मैं तेरे को पैसा भेज रहा हूं, या मैं मान लो CDS एग्जाम देना चाहता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सरकार मुझे पैसे भेज रही या मेरी फीस माफ कर रही है, ठीक है, मैं अब मुझे कोशिश करनी है कि मुझे मेरी फीस माफ है तो मैं CDS फॉर्म भरता हूं और मैं पढ़ाई करता हूं और आगे बढ़ता हूं। लेकिन मुझे पैसा भी भेज रही है, मेरी फीस भी माफ कर रही है, लेकिन मैं कोशिश ही नहीं कर रहा हूं, तो सरकार क्या कर लेगी, ठीक है। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ना एक अच्छा समाज बनाने की, इकोनॉमिकली सोसाइटी इक्वल मेंटेन रखने की, बट हम लोग, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो DPSP सोशली एंड इकोनॉमिकली क्या करती है, इक्वालिटी मेंटेन रखने की पूरी कोशिश कर रही है और फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकली आपको जस्टिस दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली अगर आपको जस्टिस चाहिए तो फंडामेंटल राइट्स और DPSP को मिलकर काम करना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलने वाला। तो बस आप समझ गए, ठीक है। और सरकार क्या कर रही है, अपनी पावर को अफर्मेटिव तरीके से यूज कर रही है, मतलब एक पॉजिटिव तरीके से यूज कर रही है। और अगर मैं आपको कंपेयर करूं इंटरनेशनल लेवल पे, तो देखो आपको पता है अमेरिका में आपने कुछ टाइम पहले एक केस भी सुना होगा कि भाई एक काले बंदे को, वो काला था स्किन कलर में, उसको लोगों ने मार दिया था। ये स्टोरी आपने सुनी होगी, ठीक है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे अदर कंट्रीज को हम देखते हैं तो अदर कंट्रीज या फिर कई ऐसे देश आपने सुने होंगे जहां पर रोहिंग्या मुस्लिम थे, उनको अपने देश से निकाल दिया और वहां की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो कई ऐसे कंट्रीज है ना, देखो गाइस, कई ऐसे अदर कंट्रीज है ना जो अपने देश की जनता को इक्वल ट्रीट करने की पूरी कोशिश भी नहीं करते, मतलब वो कुछ ऐसे राइट्स नहीं बनाते हैं, कुछ ऐसा जस्टिस नहीं देते हैं कि वहां का हर आम आदमी की इक्वल ट्रीट किया जाए, मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं इस चीज पर। लेकिन इस वजह से कहा जाता है हिंदुस्तान जो अपना इंडिया है सबसे बेस्ट है, डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशन इतना बेस्ट तरीके से लिखा गया है कि यहाँ पर हर किसी का वेलकम है और हम पॉजिटिव रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। तो इसीलिए हमारा देश सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो और एक और बात यहाँ पर रह गई थी कि फंडामेंटल राइट्स में और DPSP में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स में आपको राइट्स दिए गए हैं लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं काफ़ी राइट्स में, जैसे कि राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, लेकिन कुछ भी ऐसा बोलने की आज़ादी नहीं है जो कि हमारे देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी और सोवरेनिटी को ब्रेक करे, यानी कि अखंडता, एकता और संप्रभुता को ब्रेक करे या कुछ हमारी देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाए, ऐसा बोलने की आज़ादी नहीं है। मतलब रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, और लिमिटेशंस भी हैं। लेकिन DPSP में कोई भी लिमिटेशन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। DPSP सिर्फ क्या है, एक प्रिंसिपल है, एक सजेशन है गवर्नमेंट को कि अगर आप कोई ऐसा कानून बनाते हो तो आप मुझे मेरे प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये जो मैंने अभी तक आपको पीछे कहानी बताई है ना, ये सारी, ये बहुत ज्यादा आप, ये मैं चाहता हूं हर बच्चे को पता होनी चाहिए थी, क्योंकि देखो कोई भी आर्टिकल पढ़ने से पहले आपको कितनी सारी चीजें बताई हैं कि क्या डिफरेंस है DPSP फंडामेंटल राइट्स में, कि किस चीज के बारे में बात करेगी DPSP में, DPSP है क्या, कितने आर्टिकल्स आते हैं, कौन से पार्ट में है, DPSP क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, DPSP कैसे जस्टिएबल है या नॉन जस्टिएबल है, क्यों है, नॉन जस्टिएबल है तो क्यों है, हर एक चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो ये चीज आपको ना बहुत पता होनी चाहिए।
और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अपने आर्टिकल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले भी हम एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है इसको हम पढ़ लेते हैं कि भाई हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी हार्मोनियस प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, इस चीज के बारे में पढ़ लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हमारा देश आराम से इजीली स्मूथली चलेगा, प्रॉपरली चलेगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इंटरलिंक्ड हैं। सेम कैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह, या फिर मेल फीमेल की तरह, कि भाई इस देश की, इस धरती की अगर पॉपुलेशन बढ़ानी है, आपको पीढ़ियां दर पीढ़ियां लानी है, तो एक दूसरे से लिंक्ड है ना। कि अगर इस धरती पे सिर्फ मैन मैन हो, फीमेल नहीं हो, तो फिर आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी। उसी तरह से कि भाई ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और इन दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा, तभी चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या यही है, मैं कहूंगा नहीं। तो इससे पहले मैंने एक बात और बताई थी आपको कि फंडामेंटल राइट हमें पॉलिटिकली जस्टिस देते हैं, डीपीएसपी हमें सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस देते हैं। कहा था मैंने आपसे, बिल्कुल कहा था। मैंने आपको ये भी बताया कि जस्टिस जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक है, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया, ये रशिया से लिया। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इन तीनों जस्टिस के बारे में, यानी जो सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ये जस्टिस हैं, ये तीनों अगर हम बात करें इन तीनों जस्टिस के बारे में, तो दे बोथ वर्क प्रॉपरली, यूज प्रॉपरली, देन इट इज पॉसिबल। अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों अच्छे से काम करेंगे, तो ये तीनों जस्टिस अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, और अगेन आप मेरे से पूछो, क्या आप मुझे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, आपने हेडिंग तो लिख दी, बट आप मुझे ये नहीं बता रहे हो कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा वेट करो। अब मैं एक और बात कर रहा हूं। आर्टिकल 31 वॉज राइट टू प्रॉपर्टी बट वी रिमूव फंडामेंटल राइट। अब एक चीज बताता हूं, यहां पर आर्टिकल 31 मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ाया, लेकिन मैं एक बार वापस से बता देता हूं। आर्टिकल फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 में भी बात करी गई है और आर्टिकल 19(1)(f) में भी बात करी गई है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स से राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों रिमूव किया गया? क्योंकि अगर वो और उसको कहां रख दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 300A में। क्यों रिमूव किया गया? क्योंकि मैंने आपको एक तरफ कहा है कि डीपीएसपी क्या कर रही है, सरकार को सजेस्ट कर रही है कि देश में इक्वालिटी मेंटेन रखने की। यानी कि हमारा आर्टिकल 38 जो डीपीएसपी में है, वो सरकार को सजेस्ट कर रहा है इक्वालिटी मेंटेन रखने की। अब राइट टू प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मान लो एक गरीब आदमी है, उसके पास थोड़ी सी जमीन है, और एक अमीर अंबानी जी है, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। ठीक है, और देश के डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार को जमीन चाहिए तो वो जमीन लेगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वो जमीन लेती है किसी की, तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा, सरकार उस आदमी को कंपेंसेशन देगी। और कंपेंसेशन होता है एडिक्वेट कंपेंसेशन। मतलब एडिक्वेट कंपेंसेशन का मतलब होता है कि मार्केट रेट के बराबर उस जमीन की अगर कोई वैल्यू होगी, तो सरकार उस बंदे को वो वैल्यू देगी। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि अगर मैं ऐसे ही, अगर किसी के देश की डेवलपमेंट के लिए मुझे जमीन चाहिए और मैं किसी की जमीन लेता हूं, तो मुझे मार्केट रेट के अकॉर्डिंग उस जमीन का कंपेंसेशन उस आदमी को देना होगा। तो क्या मैं ऐसे अगर हर आदमी को देश के डेवलपमेंट करने के लिए उस जमीन का अगर मार्केट रेट पर कंपेंसेशन देने लग जाऊंगा, तो हमारा तो भट्टा बैठ जाएगा, हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे, हम देश का डेवलपमेंट तो क्या करेंगे। तो ये चीज लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को फंडामेंटल राइट से हटा दिया और कहां डाल दिया, डीपीएस मतलब कहां डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया। और बोल दिया कि ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार किसको कंपेंसेशन देना चाहती है, किसको नहीं देना चाहती है, और किसकी जमीन लेना चाहती है, किसकी जमीन नहीं लेना चाहती है, ये सरकार पर डिपेंड करता है। इसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। और क्योंकि फंडामेंटल राइट में आप अगर कुछ भी होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप जा सकते हो, इसलिए उसको कहां डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, फंडामेंटल राइट से हटा दिया। तो इसलिए क्योंकि अगर ऐसा होगा और सरकार कंपेंसेशन नहीं देगी, तो हर उठता हुआ बंदा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, और सरकार अगर कंपेंसेशन नहीं देगी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, और देश की तरक्की तो होली, मतलब बहुत ज्यादा भसड़ मचने वाली थी। इसलिए उसको वहां से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 300A में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि अंबानी जी की जमीन ली, सपोज अंबानी जी की जमीन ली, अंबानी जी की जो जमीन है उसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए, और किसी गरीब बंदे की भी कीमत ली, और उसके पास क्या है, सिर्फ जमीन थी, लेकिन हमने डेवलपमेंट के लिए उसकी जमीन भी ले ली। अब मैंने चलो अंबानी जी को कंपेंसेशन नहीं दिया, तो अंबानी जी तो अमीर है, अंबानी जी ने तो माफ कर दिया, लेकिन हमने किसी गरीब की जमीन ली, तो अगर हमने गरीब को पैसा नहीं दिया तो कैसे चलेगा।
तो ये सरकार पर छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम देखो। तो सरकार क्या कर रही है, ऐसे कानून बना रही है कि इक्वालिटी मेंटेन रहे। तो सरकार ने सोचा एक काम करते हैं, अंबानी जी की जमीन लेंगे और अंबानी जी को अगर कंपनसेशन नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन गरीब की जमीन लेंगे तो गरीब को हम पैसा भी देंगे, मतलब सरकार को जो भी पैसा सही लगेगा वो पैसा देगा। तो सरकार क्या कर रही है कि भाई गरीब को तो पैसा दे रही है ना, अंबानी जी से जमीन ली, अंबानी जी को नहीं दी, तो कहीं ना कहीं उसने इक्वालिटी मेंटेन रखी कि सबके साथ न्याय हो, अन्याय ना हो। उसने सरकार क्या कोशिश करी कि अंबानी जी तो भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन गरीब की अगर हम जमीन लेंगे भूखा मर जाएगा, तो उसको मार्केट रेट या जो भी सरकार को लगा वो पैसा उसको उस जमीन का दिया गया, या उसको कोई दूसरी जमीन दे दी गई। ठीक है, अंबानी जी से जमीन लेके उस गरीब को दे दी कोई दूसरी जमीन, तो वो भी खुश है, ठीक है, उसको पैसा भी मिल गया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, इक्वालिटी मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट में रखते तो ये हमारे देश के वेलफेयर डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश करता। ठीक है, तो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन फंडामेंटल राइट विच अगेंस्ट सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, देन मेक दैट डीपीएसपी विच मेक आर कंट्री। ठीक है, इसमें ये बात कही गई है कि अगर कोई ऐसा कानून फंडामेंटल राइट में है जो कि सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक आम आदमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस राइट को फंडामेंटल राइट से हटाकर डीपीएसपी में डाल दिया जाता है। और कोई ऐसा कानून जो कि आम आदमी के लिए ज़रूरी है, तो उस कानून को डीपीएसपी से, और वो कानून डीपीएसपी में है, तो उस कानून को डीपीएसपी के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, इफ एनी डीपीएसपी इज गुड तो उसको फंडामेंटल राइट बना दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किसको कहा जाता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट आम आदमी के लिए सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इक्वली जस्टिस नहीं कर रहा है, तो उसको वहां से हटा के डीपीएसपी में डाल दिया जाता है। और डीपीएसपी में अगर कोई ऐसा राइट है जो कि आम आदमी के लिए जरूरी है, उसको उठाकर फंडामेंटल राइट में डाल दिया जाता है। इसी को हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अब 3 तरह से डीपीएसपी डिवाइड किया गया था। एक था गांधीयन प्रिंसिपल, यानी गांधी के जो विचार थे, विचारधाराएं थी, उनके आधार पे डीपीएसपी में जो चीज़ें हुई गांधी जी की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग उन चीज़ों में ऐड किया गया। दूसरा था कुछ ऐसा समथिंग न्यू फॉर दिस कंट्री, कुछ नया इस देश के लिए, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तीसरा था सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यानी सोसाइटी के बारे में, एक कम्युनिटी के बारे में, जो भी डेवलपमेंट, जो भी चीज़ें, जो भी इक्वालिटी हो सकती थी, इन 3 आधार पर डीपीएसपी को डिवाइड किया गया था। जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो इन 3 चीज़ों के आधार पर प्रिंसिपल्स डीपीएसपी में मेंशन्ड है। अब हम पढ़ने वाले आर्टिकल्स की तरफ, आर्टिकल मूव करने वाले। आर्टिकल देखो, इसमें आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 है, तो हम एक एक आर्टिकल पढ़ते जाएंगे। और हर एक आर्टिकल को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हर एक आर्टिकल में जब भी मैं ये कहूँ ना कि इस आर्टिकल में ये लिखा है, तो इस आर्टिकल में लिखने का मतलब, इस आर्टिकल में लिखने का मतलब ये है कि डीपीएसपी सरकार से ये बात कह रही है, मतलब ये कानून बनाने से पहले आप ये चीज के बारे में जरूर सोचना, ये वाली बात इसमें कही गई है। तो आर्टिकल 36 में बात करी गई डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, और डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात आर्टिकल 12 में भी की गई है। तो आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 इक्वल है। तो अगर आपको आर्टिकल 36 पढ़ना है तो आप आर्टिकल 12 देख सकते हो, फंडामेंटल राइट्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट की बात करी गई है। तो आर्टिकल 37 में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। इसमें बात करी गई है कि डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी इज मेंशन्ड इन विच डीपीएसपी हेल्प टू गवर्नमेंट फॉर मेक लॉ। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है तो डीपीएसपी को एक बार पढ़ ले, और डीपीएसपी की जो भी प्रिंसिपल्स है अगर उनमें से कोई भी अच्छी बात पसंद आती है, कुछ भी अच्छी चीज़ समझ में आती है, तो उसको उस कानून में डेफिनेटली ऐड करने की कोशिश करे और कानून बनाए। ठीक है, आर्टिकल 37 हो गया, 38, एक सेकेंड, ओके। आर्टिकल 38 में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 38 में किस चीज़ के बारे में बात करी गई है, इक्वालिटी के बारे में बात करी गई है। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। आर्टिकल 38 यहाँ से मैंने शायद रिमूव हो गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 38 में जो बात करी गई है वो आर्टिकल 38 में बात करी गई है कि आर्टिकल 38 क्या कर रहा है, आर्टिकल 38 इनइक्वालिटी रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। मतलब डीपीएसपी सरकार से कह रहा है
कि अगर आप ऐसा कोई कानून बनाते हैं तो एक ऐसा कानून बनाएं जिसमें देश में लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए, इनइक्वालिटी ना ट्रीट की जाए। ठीक है। अब आर्टिकल 39 में बात करेंगे सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। यहां पर बात करी गई है, देखो 38 में मैंने आपको बताया कि इक्वालिटी ट्रीट करी जाए, इनइक्वालिटी नहीं। तो हर जगह क्या करेगी सरकार, कोशिश करेगी। कैसे कोशिश करेगी, तो वो मैं आपको एक बार यहां पर भी बताता हूं। कोशिश कैसे करेगी, चलो मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई ऐसी जॉब, ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर लड़के लड़कियां काम करते हैं। ठीक है। अब इक्वालिटी मेंटेन रखने के लिए सरकार कोशिश करती है, लेकिन अब कोई कंपनी है, लड़के को जब हायर करती है तो लड़के को सैलरी ज़्यादा देती है, लड़कियों को सैलरी कम देती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है, सरकार अब ऐसा तो है नहीं उसको कंपनी से जाके फाइट करेगी, कंपनी के ऊपर केस करेगी, कंपनी के साथ चीज़ें गलत करेगी भाई। अब अगर मान लो ऐसा नहीं करते तो भाई, अगर ये जो अगर इस चीज़ को फंडामेंटल राइट में होता तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता ना। तो अब या फिर ये भी नहीं कि सरकार जाके भाई जो लड़कियों को कम सैलरी मिल रही है तो लड़कियों को जाके पैसे वैसे दे दे कि भाई जो भी तुम्हें कम पैसे मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू लड़कों से, तो मैं तुम्हें वो पैसे दूंगा। ठीक है। तो सरकार ऐसा नहीं करती है, क्योंकि सरकार अपनी जेब से अगर देगी तो उसका दिवाला निकल जाएगा। ऐसे हर कोई सरकार के पास पहुंच जाएगा, हर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 39 की बात करें तो सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, इसमें बात करिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यानी कि आदमी हो या औरत हो, एक काम की इक्वल सैलरी दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है। इसमें इक्वालिटी मेंटेन रखने की कोशिश करी गई है। आर्टिकल 39A में बात करी गई इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि एक ऐसा कानून बनाया जाए अगर किसी आम आदमी को, हर एक आम आदमी को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, काला गोरा हो, हिंदू मुस्लिम हो, कोई भी हो, इस देश के हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए हर तरह से। जैसे कि अगर वो भूखा है तो उसको खाना मिलना चाहिए, मेडिसिन मिलनी चाहिए, क्लॉथ्स मिलने चाहिए, पानी मिलना चाहिए पीने के लिए, हवा, पैसा, घर, सब कुछ मिलना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो आप किसी भी, अगर मैं बताऊं, अगर आप किसी पुलिस वाले के पास जाते हो ना, पुलिस स्टेशन में, अगर आप उससे कहते हो कि मुझे खाना खाना है, भोजन करना है, आप मुझे खाना खिला दो, तो उसका हक बनता है वो आपको खाना खिलाएगी। ठीक है। तो यही वाली बात करी गई है कि इक्वल जस्टिस हर तरह से मिलना चाहिए। अब कई बार क्या, राजस्थान वगैरह में जो क्या बोलते हैं, वहाँ की सरकार है, उन्होंने ना वहाँ पे 5 रुपए में भोजन सबको खिलाते हैं। वो 5 रुपए में एक थाली में चावल, रोटी, दाल, सब्जी देते हैं। तो आप ये देखो, 5 रुपए में भर प्लेट खाना दे रहे हैं, तो यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं वही वाली बात कि वो 5 रुपए में या 2 रुपए में सबको खाना दे रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि सबके पेट में खाना जा सके, सब भूखे ना रहें, सब लोग भोजन कर सकें। ठीक है। या कई बार कपड़े वगैरह दान करते हैं, कई बार पानी वगैरह, देखो पानी की सप्लाई हर जगह करती है सरकार। तो यही वाली चीज़ है कि एक ऐसा आर्टिकल बनाया जाए जिसमें सरकार को हर किसी के साथ इक्वल न्याय किया जाए, इस हर तरह से, फूड, मेडिसिन, क्लॉथ्स, वाटर, मनी और हाउस की तरह, मतलब हर चीज, ये चीज़ें हर किसी को मिलनी चाहिए। अब आर्टिकल 40 की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसमें बात करी गई है कि आर्टिकल 40 सुप्रीम कोर्ट से, गवर्नमेंट से कह रहा है कि हर देश में के हर एक कोने में, हर एक गांव में, डिस्ट्रिक्ट, टाउन में पंचायत सिस्टम होनी चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि अगर हर देश के हर एक कोने, गांव, शहर में पंचायत सिस्टम बिठाने लग जाएंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा लगेगा। ठीक है। तो इसलिए हर जगह पर पंचायत सिस्टम नहीं बैठ पाती है, बट वो कोशिश करती है अपने लेवल पे बेस्ट। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेट एंड पब्लिक असिस्टेंस। इसमें बात करी गई है, मैंने आपको बताया था कि राइट टू एजुकेशन में सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। लेकिन पहले ये डीपीएसपी में था, अब इसको फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया है। आर्टिकल 41 क्या कह रहा है सरकार से, एक ऐसा कानून बनाए जिसमें राइट टू वर्क टू एजुकेट, इफ पीपल नीड हेल्प ऑफ स्टेट, द स्टेट विल हेल्प टू दैट पीपल। यानी कि राइट टू वर्क होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए। अगर किसी आदमी को, किसी नागरिक को सरकार से कोई मदद चाहिए तो सरकार उसकी मदद करे। राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में कब डाला गया, 86 अमेंडमेंट 2002 आर्टिकल 21A में।
ठीक है, पहले ये डीपीएसपी में था, फिर इसको 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको फंडामेंटल राइट्स में पुट ऑन कर दिया गया। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 42 प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। इसमें बात करी गई है हर एक आम आदमी के जो भी कंडीशंस हैं वो उसको दी जाएं। मतलब कि अगर कोई बीमार है और कोई लेबर है, या कोई बीमार है, कोई लेबर है, कोई एम्प्लॉय है, अगर उसको ज़रूरत है छुट्टी लेने की किसी भी कंडीशन में, मतलब एक आम आदमी को जीने के लिए जो नॉर्मल कंडीशंस चाहिए, ह्यूमन कंडीशंस चाहिए, वो उसको मिलें, मतलब उसको प्रोवाइड की जाएं, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई ऑफिस हो। सरकार का ये हक बनता है इस चीज़ पर ध्यान रखे, ठीक है। मतलब और दूसरा ये कि मैटरनिटी लीव की बात करी गई है यहाँ पर कि अगर कोई वुमेन मतलब प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर मैटरनिटी लीव दी जाएगी, उसको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार का हक बनता है कि वो ध्यान रखे। नेक्स्ट आता है अपना आर्टिकल 43। इसमें बात करेंगे लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। इसमें कहा गया है कि ऐसे कानून बनाए जो वर्कर्स वगैरह हैं, जो अपने घर से दूर दूर हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जॉब वगैरह काम वगैरह कर रहे हैं, लेबर हैं, तो सरकार का ये काम बनता है उनको रहने खाने पीने की जगह प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स हैं। डीपीएसपी हर एक प्रिंसिपल को ऐसे कानून बनाने पर सजेस्ट करती है कि सरकार ऐसा काम करे, और सरकार कोशिश करती है, बट सरकार बाउंडेड नहीं है, सरकार के ऊपर फोर्स नहीं है, सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं है कि वो ऐसी चीज़ें करे ही करे, बट वो कोशिश करती है, नहीं करती वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि बस ये प्रिंसिपल्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं जिनमें प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं डीपीएसपी के अंदर कि ऐसे इससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनता है तो सरकार ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। आर्टिकल 43A में बात करी गई है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो इसमें क्या कहा गया है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं। अब एक किसी कंपनी में आपको अगर ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, किसी कंपनी और इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए वहाँ के मालिक और एम्प्लॉय और वर्कर्स का कनेक्शन, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर किसी को अपनी कंपनी ग्रो करनी है, किसी को अपनी फैक्ट्री ग्रो करनी है, किसी को अपनी इंडस्ट्री ग्रो करनी है, तो उसको वहाँ के मालिक को अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ से कंटिन्यूसली कनेक्शन में रहना चाहिए, कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कानून है कि भाई वर्कर्स को या मैनेजमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, एक दूसरे से चीज़ों के लिए डिस्कस करते रहना चाहिए, एक नए बदलाव के लिए, ठीक है। आर्टिकल 43B में कहा गया प्रोमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसमें कहा गया है कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई ऐसा एनजीओ, कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। मतलब कई ऐसे एनजीओज होते हैं ना जो भूखों को खाना खिलाते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं, गरीबों को रहने की जगह देते हैं, जो अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, तो सरकार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें कहा गया है कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें सरकार हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दे, इक्वली ट्रीट करे, चाहे वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो। अकॉर्डिंग टू लॉ का मतलब ये है कि अगर हिंदू धर्म का कोई भी पर्सन कोई ऐसा क्राइम करता है, ऐसा कोई काम करता है जिसकी सज़ा एक फांसी है या फिर 10 साल की सज़ा है, और वही काम अगर मुस्लिम वाला पर्सन करता है वो लॉ, उस कानून, उस क्राइम को, और तो उसको भी 10 साल की सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब हर धर्म के हर एक नागरिक को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 45 में कहा गया है प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि बच्चे की एक प्रॉपर एज क्या होनी चाहिए। कहीं पर सरकार कह रही है 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, और इस आर्टिकल 45 में देखो कह रहा है कि एटलीस्ट बिलो द 6 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 6 इस सरकार प्रोवाइड एजुकेशन एंड चाइल्डहुड केयर। मतलब यहाँ पर सिर्फ बच्चे की उम्र कितनी तय करी की है, 6 साल या 6 साल से कम, ठीक है। तो यही है कि भाई इसमें कहा गया है कि 6 साल से कम एज के वाले बच्चों को सरकार का हक बनता है कि ऐसा कानून बनाए जिसमें वो उसको फ्री प्रोवाइड एजुकेशन करे, मतलब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, और उसकी चाइल्डहुड केयर के लिए कानून बनाया जाए। और जैसे कि कई बार ऐसी वैक्सीन वगैरह होती हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लगाई जाती हैं ताकि वो काफ़ी सारी बीमारियों से बचे रहें, तो ये सरकार ही काम करती है उन छोटे छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। और 86 अमेंडमेंट 2002 के थ्रू मैंने आपको बताया कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया,
ठीक है, वहाँ पर एज मेंशन करी गई है एज 14 और टिल क्लास 8th। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 46 के बारे में। इसमें बात करिए प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। इसमें वही है, उन बच्चों के लिए बात करिए जो वीकर सेक्शन से हैं, जो SC ST से हैं, जो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होते हैं, जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर बच्चे के अंदर टैलेंट होता है बट उसको आगे आने का मौका नहीं मिलता है, तो सरकार उन लोगों को पुश करती है, उनके जो गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं उनमें फ़ीस माफ़ कर देती है, उनको स्पेशल कोटा दे देती है। इस तरह से सरकार उनको पुश करती है कि वो और बच्चों के साथ बराबर आके खड़े हों और अपने टैलेंट अपनी प्रतिभा को आगे रखें। तो इसमें ये वाली बात करी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 47 के बारे में। इसमें कहा गया है कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर सभी को भोजन मिले और उस भोजन को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ देखी जाए कि उस भोजन में एक अच्छा न्यूट्रिशन है, एक अच्छी क्वालिटी है उस भोजन की, ताकि हर एक नागरिक की ह्यूमन हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े और एक अच्छी हेल्थ, अच्छी सब चीज़ों को मतलब स्वास्थ्य सबको मिल सके। ठीक है, आर्टिकल 48 के बारे में क्या बात करी गई है। आर्टिकल 48 में 2 वर्ड्स आप देख रहे हो, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर का मतलब आप सभी को पता है, चाहे पास्ट में आपने कोई भी कहानी पढ़ी हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन या कोई भी, इवन आज भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम एनिमल्स हैं, हम लोग किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है ऑब्वियसली। मतलब क्रॉप्स ग्रो करते हैं, हमें जो भी चीज़ ज़रूरत है हम उनको ग्रो करते हैं, तो हम कंप्लीटली डिपेंड है ना। तो ये चीज़ सरकार को कही गई, ऐसे कानून बनाए कि एग्रीकल्चर को की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पर ध्यान दिया जाए, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, क्योंकि वो वो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक जीवनी जीने के लिए प्रोटेक्शन दी जाए। मतलब ऐसे एग्रीकल्चर वगैरह को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाए, उनके लिए ऐसी स्कीम्स निकाली जाएं ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ोतरी मिले। और एनिमल हस्बेंड्री की बात करी गई है, तो ये चीज़ कही गई है ऐसे कानून बनाए जाएं कि जहाँ पर जीवों को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, कई ऐसे स्लॉटर्स होते हैं ना जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है, गाय वगैरह को, तो ऐसे स्लॉटर्स पर ध्यान दें, उनको बंद कराएं और उनको सज़ा दी जाए, पनिश किया जाए अगर वो ऐसे काम करते हुए या पकड़े हुए पाए जाएं। नेक्स्ट आ जाता है अपना आर्टिकल 48A, जिसमें बात करेगी प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें वही बात करिए जंगल और जंगली जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करी गई है कि सरकार को ऐसे कानून बनाना चाहिए जिसमें हमारा जंगल या जंगल के जीव वगैरह हैं वो सुरक्षित रहें और इन्वायरमेंट हरा भरा रहे, इन्वायरमेंट ग्रीनरी सबसे ज़्यादा रहे। ठीक है, तो एक चीज़ सबसे बेस्ट है कि भाई देखो DPSP के ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे सजेशंस हैं कि ये सारे सजेशन DPSP सरकार को सजेस्ट कर रही है कि ऐसे कानून इस तरह से कानून बनाने चाहिए, ऐसी चीज़ें ऐसे प्रिंसिपल्स को ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना आर्टिकल 49। इसमें बात करेगी प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें बात करेगी भाई जो अपने बड़े बड़े लाल किला, ताजमहल, चार मीनार, ये जो भी हैं ये मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको प्रोटेक्शन। कई ऐसे होते हैं ना दिल्ली वगैरह में, आपने देखो लाल किले पे पान खा के पान की पिचकारी मार देते हैं, अंदर घूमने जाते हैं, गंदगी करते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें भी हमारे देश की धरोहर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हालांकि सरकार तो अपनी कोशिश में लगी रहती है, सिक्योरिटी मेंटेन रखती है, बट हम जैसे नालायक है ना, हम कर भी देते हैं, तो ऐसा चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आपको पता है क्या है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो कि इस देश को एग्जीक्यूट करके चला रहे हैं, हेड जो पोस्ट होती है उनको, यानी कि सेपरेशन किया गया किसके भी, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक PCS करके एग्जाम है, एक PCS होता है, एक PCSJ होता है, 2 तरह के एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम ऐसा होता है जिसमें सिर्फ डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, एक एग्जाम ऐसा होता है जिसमें कहा जाता है कि इस एग्जाम में सिर्फ बीटेक किए हुए वाले बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो जो जिसमें सिर्फ डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो एग्जीक्यूटिव एग्जाम होते हैं, और जिसमें एक मैंडेटरी फिक्स चीज़ें कर दी जाती हैं वो हो जाते हैं जुडिशरी एग्जाम। अब मैं आपसे अगर मैं आपको बताऊँ, PCS और PCSJ दोनों ही डिफेंस के लिए एग्जाम हैं। ठीक है, लेकिन एक में बीटेक की डिग्री रिक्वायरमेंट है, एक में सिर्फ डिग्री की रिक्वायरमेंट, तो इसीलिए कहा गया है काम एक ही हो रहा है लेकिन सेपरेशन है। ठीक है, जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है। अगर एक एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें वो बच्चा पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्रैक करके सरकार के अंडर में काम करने वाला है,
और एक बच्चा ऐसा है कि एग्ज़ाम वही है लेकिन उसको क्रैक करके वो कहाँ जाएगा, जुडिशरी के अंडर में काम करेगा। इसलिए यहाँ पर सेपरेशन किया गया किसके, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच। नेक्स्ट आ जाता है अपना लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऐसे कानून बनाए ताकि हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति बना के रखे और एक सिक्योरिटी मेंटेन रखे हमारे देश की, और हम लोग सब आराम से रहें, खुशहाल रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे। तो यही कुछ चीज़ें थी हमारी डीपीएसपी में। आई होप मैंने आपको एक एक आर्टिकल समझाया गाइज, और आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स में पढ़ना है, तो उसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइज, आपको वीडियो अगर पसंद आया और आपने एंड तक देखा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, हैव अ